नेक्स्ट जो है चैप्टर नंबर 8 वो देख लेते हैं, पेज नंबर 103। अब ये चैप्टर का फॉर्मेट भी वैसे ही, कुछ टर्म्स यहाँ पे दे रखे हैं, उसका मीनिंग हमें समझना है, 1 to 1 डिस्कस करते जाना है। अपन ने लीगल एप्टीट्यूड वाले में भी ऐसा टॉपिक पढ़ा था, बट उसके कंपैरिजन में थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जो आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। ये कॉमर्स और बिजनेस की टर्मिनोलॉजीज है। अब 11th-12th में आप कॉमर्स पढ़ के आए हो, तो 2 साल इतनी मेहनत की आपने, तो कुछ तो सीखा होगा, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे काम आने वाली है। तो जितने नंबर ऑफ टर्म्स दिख रहे हैं उतने सारे आपको लर्न करने पड़ेंगे, और एकदम टेक्निकल होने वाला ऐसा बिल्कुल नहीं है, कंपेरेटिवली बहुत सिंपल। देखते जाते हैं। अब अगेन हर टर्म अपने आप में अलग है, एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। जहाँ नए कंसेप्ट आएंगे वहाँ मैं एड ऑन करता जाऊँगा, तो आप उसको नोट कर सकते हो। शुरू करते हैं। सबसे पहला एक्सेप्टेंस जो वर्ड यूज किया है, ये आपके बिल ऑफ एक्सचेंज से कनेक्टेड टॉपिक है। कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ सारा याद आने वाला है। यहाँ पे आपने पढ़ा है ना, प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, है ना, ये सब डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात होती है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज अगर कोई ड्रॉ करता है तो सामने वाला एक्सेप्ट करता है कि हाँ भाई ये बिल आपने मेरे नाम पे ड्रॉ किया, तो मैं फ्यूचर में पेमेंट करूंगा। तो ये वो एक्सेप्टेंस की बात हो रही है, ठीक है, वो वर्ड से रिलेटेड है। नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज कॉल्ड एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट का मतलब किसी चीज को अग्री करना या रिलेट करना कि हाँ भाई जो आप बोल रहे हो मैं एक्नॉलेज कर रहा हूँ। अब सिंपल एक एग्जांपल ले सकते हैं कि आपने यहाँ पे एडमिशन कंफर्म कराया, आपने मुझे फीस पे की, तो आपने बोला सर कोई रिसीट या कुछ मिलेगा जिससे कंफर्म हो जाए कि भाई आपने फीस एक्सेप्ट की, हमने पे कर दी और ट्रांजेक्शन कंप्लीट है। तो मैं बोला ठीक है, मैं आपको रिसीट बना के दे देता हूँ। दैट रिसीट इज एक्नॉलेजमेंट। मैं एक्नॉलेज कर रहा हूँ कि आपने पे किया और मैंने पैसा रिसीव कर लिया, और आपका जो अमाउंट पे करना बनता था वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो चुका है। दैट इज एक्नॉलेजमेंट। तो जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है उसको एक्सेप्ट करना, अग्री करना, उसके लिए टर्म यहाँ पे यूज हो रहा है। नेक्स्ट है एक्विजिशन कॉस्ट, किसी चीज को अक्वायर करना। अब एक्विजिशन कॉस्ट में ना यहाँ पे इन्होंने जो टर्म यूज किया है उसमें बोल रहे हैं कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। कस्टमर एक्विजिशन क्या होता है, कुछ आइडिया है? ये शार्क टैंक देखा आप लोगों ने? तो उसमें टर्म बहुत बार आता था, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट कितना लग रहा है आपका, ऐसा कहीं कुछ सुना, उसका कुछ मीनिंग ध्यान में हो किसी को? कोई एपिसोड आपने देखा? कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, हाँ, एक एक नया कस्टमर आपके बोलते हैं ना कंपनी में लेके आना, उसमें भी तो खर्चा होता है। और ये चीज़ तो आपने खुद भी इतनी बार ऑब्जर्व की होगी। ई कॉमर्स में आप एग्जांपल ले लो, जैसे आप यूट्यूब पे या कहीं पे भी वीडियोस देख रहे हो या सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हो, तो बहुत सारी कंपनीज की ऐड आती रहती है। अभी ना मिंत्रा वाले की ऐड आ रही 2-4 दिन से मैं देख रहा हूँ। तो वो लोग ने बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को ऑन बोर्ड हायर कर लिया, तो यूट्यूब के वीडियोज़ के बीच में मिंत्रा की ऐड आती रहती है कि भाई सेल चल रही है, अभी इतना डिस्काउंट है, ये है, वो है, वैसा सब है। अब ऐसे हो सकता है कि आप शॉपिंग के लिए मिंत्रा का ऐप यूज़ करते नहीं, लेकिन आपने यूट्यूब पे ऐड देखा, शाहरुख खान ऐड कर रहा है कि भाई सेल चल रही है, इतना डिस्काउंट है, उतना है, विराट कोहली को भी ले रखा है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को लिया। तो आपने सोचा कि यार इतने बड़े सेलिब्रिटीज़ प्रमोट कर रहे हैं, तो एक बार एक काम करते हैं, ऐप डाउनलोड करके कलेक्शन देख लेते हैं कि क्या पता जो हमें चाहिए वैसे कपड़े, शूज़, एसेसरीज वहाँ पे मिल रहे हो अगर, तो फिर परचेज करने में क्या जाता है। अब ये ऐड देख के आपने वो ऐप डाउनलोड किया, ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको कुछ अच्छा लगा, सेल भी थी, डिस्काउंट था, आपने कुछ परचेज कर लिया। अब हुआ ये कि मिंत्रा के ऐप के बारे में आपको पता कैसे चला? वो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। अच्छा, एडवर्टाइजमेंट में कंपनी का खर्चा हुआ होगा कि नहीं? तो शाहरुख खान को ऐड में लिया तो फ्री में तो काम करेगा नहीं, तो काफ़ी हैवी अमाउंट चार्ज किया होगा। अच्छा, यूट्यूब पे मिंत्रा वाला ऐड कर रहा है, तो यूट्यूब ने भी तो पैसे चार्ज किए होंगे उससे, ठीक है, तो वो भी तो खर्चा लगा होगा। ये जो है ना, ये आपका एडवर्टाइजमेंट का जो एक्सपेंस है, ये एक्सपेंस जब टोटल कस्टमर बेस में कि भाई ऐड से कितने कस्टमर आए, जब वो डिवाइड होता है तो पता चलता है कि एक कस्टमर प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए हमारा एवरेज इतना खर्चा हो रहा है कि भाई इतने करोड़ रुपए खर्चा कर दिया, इतने लाख कस्टमर ऐप के ऊपर आए, इतने डाउनलोड्स बढ़े, तो डिवाइड किया तो पता चला एक कस्टमर नया अगर लेके आना है ऐप पे तो इतने रुपए की एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी। तो उसको अपने क्या बोलते हैं, दैट इज कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, उसकी बात हो रही है। अब ये आजकल ये सारे टर्म्स बड़े मैटर करते हैं, क्योंकि बिना एडवर्टाइजिंग के कस्टमर कभी भी आपके प्लेटफॉर्म पे आने वाला नहीं। और एक एग्जाम्पल लेना है तो डोमिनोज का ले लो। अब डोमिनोज का ऐड आता है टीवी पे या नहीं आता है? आता है, अभी भी आता होगा, ठीक है। अब वो डोमिनोज के ब्रांड को तो आप ऑलरेडी जानते ही हो ना, तो डोमिनोज वाला क्यों बार बार ऐड कर रहा है? कितने साल से डोमिनोज है इंडिया में, और शायद पिज्जा चेन में सबसे पॉपुलर में डोमिनोज ही है। तो अगर आप उसका ऐड नहीं भी करोगे ना, तो भी आधे से ज्यादा लोग जानते हैं कि हाँ भाई पिज्जा में जो ब्रांड है वो डोमिनोज है। लेकिन फिर भी बार बार ये लोग टीवी पे एडवर्टाइजमेंट देते हैं, रेडियो पे एडवर्टाइजमेंट देते हैं। अच्छा, टीवी पे जो ऐड आती है वो बड़ी खराब ऐड होती है ना, पिज्जा का स्लाइस इतना बड़ा सा दिख रहा होता है स्क्रीन पे, उसको खींच के निकाल रहे होते हैं, वो चीज़ खत्म ही नहीं हो रहा होता है। अब क्या होता है, घर में सब्जी बन रही है और टीवी पे पिज्जा का ऐड आ रहा है। अब वो देख के ना सब्जी का टेस्ट खराब हो रहा है, बोले कौन खाएगा अभी, है ना, तो वो एकदम मूड चेंज हो जाता है कि अब पिज्जा खाना है, अब खाना नहीं खाना। तो घर का खाना बना हो, सामने पिज्जा आ रहा हो स्क्रीन के ऊपर, अब जितना बड़ा टीवी उतनी बड़ी प्रॉब्लम, है ना, पिज्जा और अट्रैक्टिव लग रहा है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार पिज्जा ही खा लेते हैं। तो उसके बाद कोई ऐसे घर का खाना रखते हैं ना थाली में, तो मन नहीं करता, बोले नहीं यार पिज्जा मंगवा लो। फर्क पड़ता है ना, ऐसा होता है कितनी बार। अपने घर पे बोल भी देते हैं बहुत बार, चलो यार पिज्जा खाते हैं,
कि मम्मी की आवाज़ आती है किचन में से, बोले जो खाना बनाया कौन खाएगा, उनको तो रोज़ बाहर का ही खाना होता है, ये है वो है। बोले नहीं नहीं ठीक है जो है दे दो चलेगा, पिज़्ज़ा नहीं खाना है। अब मन में अभी भी पिज़्ज़ा चल रहा है, लेकिन मम्मी की डांट सुन के फिर रोटी सब्जी खानी पड़ेगी, तो वो कहीं ना कहीं चीज़ वैसी हो जाती है। बट ये जो डोमिनोज वाला एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, क्या उसके सेल्स पे इसका कुछ फर्क पड़ रहा है? फायदा हो रहा है उसको ऐड करने से या नहीं हो रहा है? डेफिनेटली हो रहा है। वो जो पिज्ज़ा का स्लाइस देख के फिर आपको रोटी खाने का मन नहीं हो रहा है, फिर कितने अब किसी की मम्मी मान गई, किसी की नहीं मानी, किसी ने डांट दिया, बोले नहीं अब यही खाना है, बोले चलो पिज्ज़ा मंगवा ले, मम्मी का मन हो गया, बोले पिज्ज़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये मंगवा लेते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या होगा ना, उसके सेल पे फर्क पड़ रहा है। तो वो एडवर्टाइजमेंट वो लोग फालतू में नहीं कर रहे, वो आपको बार बार रिकॉल करवा रहे हैं, क्या ये पिज्ज़ा देख के आपका मन करेगा खाने का, और ये बोलते देख के खाने का मन करता है। 2-4 दिन आप टीवी पे ऐड नहीं देखोगे ना, तो शायद भूल जाओगे कि ठीक है जो घर का खाना खा रहा है उसकी आदत पड़ गई। लेकिन वो हर 2-4 दिन में जो टीवी पे ऐड आता है ना, उससे ना आपको रिकॉल करते रहते हैं कि पिज्ज़ा खाना भूलना मत, बड़ी टेस्टी चीज़ होती है, और बार बार देखते रहो टीवी में, आपको याद करवाते रहेंगे। अच्छा, इनके वीकली ऑफर भी होते हैं ना, वेडनेसडे, फ्राइडे, थर्सडे, हर अलग अलग होता है, बाई वन गेट वन बोगो ऑफर चलता रहता है। अब जैसे वो लापिनोज वाला है, लापिनोज का एवरी वेडनेसडे और फ्राइडे बोगो ऑफर होता है। वो नियम से सुबह 11 बजे मुझे मैसेज कर ही देता है वेडनेसडे को कि आज बोगो ऑफर है, घर पे खाना मत बनाना, एक पे एक पिज्जा फ्री मिलेगा। मतलब भाई तू तो हर वेडनेसडे बेच रहा है, मैं हर वेडनेसडे पिज्जा खाऊंगा तो हो चुका काम, वो पॉसिबल नहीं है। बट वो तो अपनी मार्केटिंग कर रहा है ना। अब वो एसएमएस मुझे भेज रहा है, ऐप पे नोटिफिकेशन भेज रहा है, टीवी पे ऐड दिखा रहा है, उसमें उसका कॉस्ट लग रहा है। लेकिन अगर मुझे 50 पैसे का एक एसएमएस भेज के 500 रुपए का पिज्जा वो बेच पा रहा है, तो वो उसके लिए फायदे का सौदा है या नुकसान का है? फायदे का ही है। तो इसलिए ये लोग बार बार ना रिकॉल वैल्यू पे काम करते हैं, आपको बार बार एडवर्टाइजमेंट कर करके याद दिलाते रहते हैं कि भाई पिज्जा खाना भूलना मत, अच्छा पिज्जा बनाते हैं हम, आज घर पे खाना मत बनाओ, आराम करो, पिज्जा मंगवा लो, एक पे एक फ्री मिल रहा है आपको, ठीक है। दैट इज द कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। बार बार वो लोगों को खर्चा करके कस्टमर को अक्वायर कर रहे हैं। तो ये एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग ये लोग रेगुलर करते रहेंगे ना, तो उनका रेवेन्यू बढ़ता रहेगा। करना बंद कर देंगे तो रेवेन्यू उल्टा डाउन हो जाएगा। तो ये कैसे ना फ्यूल जैसा है, जब तक गाड़ी में पेट्रोल डालते रहोगे चलती रहेगी, पेट्रोल भरवाना बंद कर दिया गाड़ी बंद हो जाएगी। इनका काम वैसे ही चल रहा है। सेम गोज फॉर जोमेटो, उसमें भी यही हो रहा है। जोमेटो वाला तो एडवर्टाइजमेंट में बहुत खर्चा करता है, और टोटल उनका जो रेवेन्यू है ना, अराउंड 30-40% पैसा एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग पे खर्च होता है, क्योंकि उनको नए नए कस्टमर ऐप के ऊपर बार बार लेके आने हैं। अब वो लोग तो वो पूरा एक ट्रेंड चलाते हैं ना, नो कुकिंग नवंबर, नो कुकिंग जनवरी, ऐसे सब उनके वो टैगलाइन आते हैं। मतलब पूरा महीना बंदा खाना ही नहीं बनाएगा और जोमेटो से मंगवाएगा तो क्या होगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। बट वो लोग मार्केटिंग वैसे करते हैं कि आप रेगुलर ऑर्डर करते रहो, ये सब चीज़ें नेसेसरी। चलो देखते हैं आगे। तो ये एक्विजिशन कॉस्ट वाली बात थी। अगला टर्म आपको पता है, एक्ट ऑफ गॉड, ठीक है, पूरी पिक्चर देख ली आपने इसके ऊपर, तो नया नहीं है कुछ। फिर एक्शन का मतलब है ना लीगल एक्शन लेना। लीगल एक्शन लेना मतलब केस फाइल करना, ठीक है, तो लॉ सूट बोल लो या केस बोल लो, सिंपल टर्म। अब यहाँ पे कुछ ऐसे एब्रीवेशंस भी, जैसे बोले एशियन डेवलपमेंट बैंक, अभी तो बैंक का नाम है तो उसका शॉर्ट फॉर्म है, कहीं एमसीक्यू में आ गया तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगला टर्म अपन ने डिस्कस किया था कंपनी लॉ में, एडजर्नमेंट ऑफ अ मीटिंग, तो ये आपको ऑलरेडी पता है। एडजुडिकेशन, एडजज करना मतलब डिसीजन लेना किसी चीज़ पे। ऐसा कोई भी ऑफिसर, कोई जज, कोई भी अथॉरिटी जिसके पास एक पावर है कि वो किसी भी मैटर पे डिसीजन ले सकता है, फैसला सुना सकता है, पेनल्टी लगा सकता है, फाइन कलेक्ट कर सकता है, तो उसको अपने एडजुडिकेशन प्रोसेस बोलते हैं। और जो कर रहा है उसको जज बोल सकते हैं, ऑफिसर बोल सकते हैं, ये वो टर्म। नेक्स्ट टर्म इज एफिडेविट, सुना है इसके बारे में कुछ? स्टैम्प पेपर पे अपने कितनी बार कुछ ऑफिशियली लिख के सबमिट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एन एफिडेविट। तो पहले तो स्पेलिंग देख लेना इसका, ठीक है। तो एफिडेविट की बात यहाँ पे हो रही है, आगे भी डिटेल में इसके ऊपर और बात करेंगे। अफर्मेशन का मतलब है किसी चीज को डिक्लेयर करना, कंफर्म करना कि जो बोला जा रहा है, जो लिखा जा रहा है वो सच है, तो कंफर्म समथिंग, तो उसके लिए बोल रहे हैं अफर्मेशन। अगला टर्म भी अपन ने देखा था कंपनी लॉ में, एजेंडा, एजेंडा ऑफ द मीटिंग, तो मीटिंग क्यों बुलाई जा रही है, उसका पर्पस। एजेंट बिजनेस में होता है, जनरल टर्म ये भी। एलिगेशन, एलिगेशन मतलब किसी पे इल्जाम लगाना, हो सकता है कि वो सच ना भी हो, तो एलिगेशन मतलब जरूरी नहीं है, अभी तो सब्जेक्ट हुए कि क्या प्रूव होता है, बट एलिगेशन ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। नेक्स्ट टर्म आपको पता है, अलॉटमेंट, शेयर्स का अलॉटमेंट, ये नई चीज नहीं है। अमालगमेशन, दो कंपनीज को मर्ज करना, ठीक है, दोनों कंपनीज का एक हो जाना, दैट इज अमालगमेशन। अभी अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिट पे अपने लास्ट में बात करें, कुछ टर्म्स है ना मैं एक सेशन में एक साथ लेता हूँ, उसको अंडरलाइन करके रखना, हाईलाइट कर लेना कि ये अपने लास्ट में बात करेंगे, पेंडिंग रहेगा। तो 16th वाला टर्म अभी पेंडिंग रखो। कुछ टर्म्स है ना फाइनेंशियल और सिक्योरिटी मार्केट से रिलेटेड है, तो लास्ट में एक साथ समझाऊंगा तो आपस में लिंक हो जाएंगे। अमोर्टाइजेशन, ये टर्म सुना है आपने? डेप्रिसिएशन, डिप्लीशन, अमोर्टाइजेशन, है ना, इंटेंजिबल असेट्स में अमोर्टाइजेशन बोलते हैं, ये वही टर्म है, डेप्रिसिएशन और कुछ नहीं। एनुअल रिटर्न, कंपनी एक स्टेटमेंट फाइल करती है आरओसी को, जहाँ पे पूरे साल का हिसाब दिया जाता है, दैट इज एनुअल रिटर्न। एन्यूटी, एन्यूटी का मतलब होता है इंस्टॉलमेंट्स, सिंपल मीनिंग, एन्यूटी का सिंपल मतलब है इंस्टॉलमेंट्स। फिक्स टाइम पीरियड पे फिक्स पैसा अगर पे किया जा रहा है या रिसीव किया जा रहा है, दैट इज एन्यूटी। आप जो बैंक का ईएमआई पे करते हो वो एन्यूटी है,
रिटायरमेंट पे हर महीने आपकी पेंशन आती है, एक फिक्स अमाउंट, हुआ एन्यूटी है, ठीक है, वैसे बोला जाएगा। अपील करना, लोअर कोर्ट के डिसीजन को हायर कोर्ट में चैलेंज करना, सिंपल टर्म हो गया। इसके बाद अपीयरेंस। अपीयरेंस का मतलब यहाँ पे ये बोला है कि अगर जैसे कोर्ट में आप कोई केस फाइल कर रहे हो, तो हो सकता है आपके बिहाफ पे आपका कोई लॉयर हो जो केस को रिप्रेजेंट करे, तो उसका अपीयरेंस वहाँ पे होगा कि भाई कोर्ट में वो रिप्रेजेंट कर रहा है और आपके बिहाफ पे आपका केस फाइट कर रहा है। अच्छा, कोर्ट को इसके रिगार्डिंग एक इंटीमेशन देना पड़ता है कि ये मेरे लॉयर हैं और ये मुझे रिप्रेजेंट करेंगे, मेरे बिहाफ पे ये अपीयर करेंगे जो भी हियरिंग होगी, और जैसा फिर डिसीजन आएगा मैं उसको फॉलो करूंगा, वैसे दैट इज अपीयरेंस। अपेलेंट, जो पार्टी अपील कर रही है उसको अपेलेंट बोला जाता है। आर्बिट्रेज, ये भी टर्म एक बार आप पेंडिंग रख दो, फाइनेंशियल टर्म्स में देख लेंगे। फिर एक है आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन ना एक सिस्टम है, आर्बिट्रेशन एक अथॉरिटी भी है। अगर जैसे सिविल मैटर्स होते हैं, सिविल डिस्प्यूट्स होते हैं, तो अपने सिविल कोर्ट में जाते हैं तो वहाँ प्रॉब्लम क्या होती है, वो तारीख पे तारीख वाला चक्कर चलता रहता है। आज आपको बुलाया, 1 घंटे का टाइम दिया, आपकी बात सुनी, फैसला तो होगा नहीं इतनी जल्दी। अब बोले अगली तारीख मिलेगी 2 महीने के बाद, क्योंकि और भी केसेस तो सुनने हैं ना हमें, तो ऐसे करके ना 2-2.5 महीने में एक बार तारीख आती है, एक साल में 4-5 बार कोर्ट जाना है और मैटर अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। अब सिविल सूट में इतना टाइम लग जाता है तो कहीं ना कहीं वो एप्लीकेंट के लिए भी परेशानी वाला काम है कि भाई जजमेंट नहीं आ रहा। तो इसका एक दूसरा सिस्टम निकाला, बोला एक प्राइवेट कोर्ट जैसा हम सेटअप कर देते हैं। आप नॉर्मल सिविल कोर्ट में मत जाओ, आपके लिए ट्रिब्यूनल या एक बेंच ऑफ जजेस हम सेटअप कर देते हैं जो एट ए टाइम सिर्फ आप ही का केस सुनेंगे। तो क्या होगा, तारीख पे तारीख वाला चक्कर नहीं आएगा। तो आप हर 2-3 दिन में उनके पास जाओ, जो भी आपके आर्ग्यूमेंट्स है वो करो, और वो आपका फैसला सुनाने के बाद ही दूसरे केस पे जाएंगे। तो एक स्पेशल कस्टमाइज्ड कोर्ट सेटअप कर दिया आपके लिए। ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं आर्बिट्रेशन काउंसिल या आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल। तो ये प्रोसीडिंग्स होती है, ये अवेलेबल होती है फैसिलिटी। क्रिमिनल मैटर में ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता, लेकिन सिविल केसेस में आप आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल में जा सकते हो। तो इसके बारे में अपने नेक्स्ट लेवल पे जनरल लॉ में ज्यादा डिटेल में बात करेंगे, वहाँ पूरा एक चैप्टर है। अभी सिर्फ इतना आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे। ठीक, नेक्स्ट अरेस्ट, ये तो आपको पता ही है, पुलिस अरेस्ट कर रही है। अगला टर्म भी आपको आइडिया है, असेट। फिर आपने रेशियोज पढ़े होंगे, असेट टर्नओवर रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, तो ये वो वाला टर्म है, फॉर्मूलाज थे उसके अंदर, ये सब वही है। असेट्स प्लूरल फॉर्म में हो गए। असाइनमेंट, असाइनमेंट का मतलब अपने पावर्स, अपना राइट किसी को असाइन कर देना कि भाई जो अथॉरिटी मेरे पास है मैं किसी और को पास ऑन कर रहा हूँ कि मेरे बिहाफ पे अब ये आगे कंटिन्यू करेगा, दैट इज असाइनमेंट। अब जैसे आपके पेरेंट्स का बिजनेस है, उन्होंने आपको पास ऑन कर दिया कि हमारी एज हो गई आप संभालो, दैट इज असाइनमेंट ऑफ अ राइट, ठीक है, तो वो टर्म यहाँ पे है। 30th एब्रीवेशन है एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उसका शॉर्ट फॉर्म है। अश्योरेंस, ये टर्म होता है इंश्योरेंस और ये टर्म होता है अश्योरेंस। नहीं कुछ पढ़ा है इसके बीच में, वो डिफरेंस होता है इंश्योरेंस एंड अश्योरेंस, कुछ आइडिया कहीं पे थियरी में कुछ आया हो, बोलो पढ़ा है कुछ? अश्योरेंस गारंटी, अश्योरेंस का मतलब एक तरीके से गारंटी। अब जैसे आप लाइफ इंश्योरेंस करवाते हो ना, वो जो डेथ इंश्योरेंस होता है, वो इंश्योरेंस नहीं, एक्चुअली अश्योरेंस है इन अ वे, बिकॉज डेथ इज सर्टन, एक पॉइंट पे तो होने ही वाली है। तो अगर आप LIC की पॉलिसी ले लो या कोई भी प्राइवेट कंपनी की पॉलिसी ले लो और उसमें उन्होंने बोला है कि भाई आपकी डेथ के बाद आपकी फैमिली को इतने पैसे मिलेंगे, तो ये अश्योरेंस है। ये टेक्निकली इसको अश्योरेंस बोलते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि डेथ इनएविटेबल है, वो सर्टन है, कभी ना कभी तो होने वाली है। अच्छा, आपने कार का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस लिया है, वो 1 साल का होता है, उसका प्रीमियम पे करते हो। अगर उस साल में गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं हुआ तो कुछ मिलेगा आपको क्लेम? नहीं। तो वो इंश्योरेंस है कि कुछ हुआ तो पैसा देंगे, कुछ नहीं हुआ तो नहीं देंगे। लेकिन डेथ वाले केस में तो कुछ होना ही है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, तो वहाँ पे जो पैसा मिल रहा है ना वो तो गारंटीड है, तो उसको अश्योरेंस बोला जाता है। ये उसके लिए टर्म है, बट कॉमन लैंग्वेज में अपने इंश्योरेंस ही बोलते हैं, टेक्निकली उसको अश्योरेंस बोलना चाहिए वैसा। ठीक है, फिर अटैचमेंट, यहाँ पे बोला है किसी प्रॉपर्टी के ऊपर कोई चार्ज क्रिएट करना, जैसे बैंक वाले करते हैं कि हमारे पैसे नहीं दिए ना तो आपकी प्रॉपर्टी जो है बेच के वसूल कर लेंगे, तो दैट इज अटैचमेंट, क्रिएशन ऑफ अ चार्ज ऑन अ प्रॉपर्टी, तो उसको प्रॉपर्टी अटैच करना बोलते हैं। आपके टैक्सेस पे करने बाकी है, बैंक के लोन पे करने बाकी है, तो आपकी प्रॉपर्टी सील कर देते हैं कि अब ये प्रॉपर्टी आप यूज नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड अटैचमेंट। नेक्स्ट टर्म है अटेस्टेशन। अटेस्ट करवाना मतलब किसी से वेरीफाई करवाना, सिग्नेचर करवाना, ठीक है। अपने ये नोटरी ऑफिसर से भी तो करवाते हैं, स्टैंप लगवा के साइन करवाते हैं, तो वो वेरीफाई कर देते हैं, नोटराइज्ड ऑफिसर्स होते हैं, तो आप उनसे साइन करवा सकते हो। कितनी बार आप CA या CS से भी वेरीफाई करा सकते हो, दैट इज अटेस्टेशन। आप खुद भी कर सकते हो सेल्फ अटेस्टेशन। आजकल अपने कहीं पे आधार कार्ड या कोई डॉक्यूमेंट प्रूफ में देते हैं ना, तो क्या बोलते हैं, जेरोक्स पे आप नीचे अपना साइन कर दो और डेट लिख दो, दैट इज सेल्फ अटेस्टेशन। आपने खुद ही वेरीफाई कर दिया कि डॉक्यूमेंट फ्रॉड नहीं है, ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से बराबर है और इसके अंदर जो डिटेल है वो करेक्ट है, दैट इज कॉल्ड अटेस्टेशन। नेक्स्ट इज अटॉर्नी, ठीक है। अटॉर्नी, पावर ऑफ अटॉर्नी डॉक्यूमेंट बोलते हैं। पावर ऑफ अटॉर्नी में क्या होता है कि आप अपने लीगल राइट्स किसी और को दे सकते हो टेम्परेरीली। सपोज मैं अगर इंडिया में नहीं हूँ, मेरा बिजनेस चल रहा है यहाँ पे,
तो क्या होगा ना, साइनिंग अथॉरिटी, साइन कौन करेगा, चेक पे कौन साइन करेगा, कोई कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो उस पर उसको कौन देखेगा। तो मैंने क्या किया, मैं सपोज 6 महीने के लिए इंडिया से बाहर जा रहा हूँ, तो मैंने डॉक्यूमेंट बना के स्टैम्प पेपर पे मेरे लीगल पावर्स आपको दे दिए, फिर मेरे बिहाफ पे ये साइन करेंगे ना तो वैलिड माना जाएगा, और ये पावर मैं इनको अगले 6 महीने के लिए दे रहा हूँ, और इतने इतने मैटर में पावर दे रहा हूँ। 6 महीने बाद जब मैं वापस आऊँगा तो सारे पावर मेरे पास फिर से वापस आ जाएंगे। तो दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ अटॉर्नी। जिसको मैंने अपॉइंट किया वो अटॉर्नी है, और जो डॉक्यूमेंट बनाया उसको बोलेंगे पावर ऑफ अटॉर्नी। ठीक है, तो ये टर्म यूज होते हैं। अटॉर्नी ऑन रिकॉर्ड भी वही हो गया ना, जिसका नाम दिख रहा है कि भाई अभी अटॉर्नी कौन है वैसे। हाँ हाँ, हो सकता है, हाँ रिस्क तो है, क्योंकि देखो मैंने आपको अथॉरिटी दी है कि मेरे बिहाफ पे आप जो करोगे वो मैं एक्सेप्ट करूंगा, तो फिर आपने जो किया मुझे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, तो वहाँ पे हाँ, पर उस ड्यूरेशन में अगर आपने कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया तो फिर गया, तो वो रिस्क रहता है। तो पावर ऑफ अटॉर्नी देना मतलब अपनी साइनिंग अथॉरिटी किसी को पास ऑन करना, तो ये बड़ा रिस्क वाला काम है। तो ऐसे ही किसी को भी अपने अथॉरिटी नहीं दे सकते, और उसमें जितना इफ एंड देन वाली कंडीशन लगा के अपने उसको सेव कर सके लीगली उतना पॉसिबल है। बट कहीं ना कहीं कुछ कंडीशंस में तो सामने वाला वो पावर का मिसयूज कर ही सकता है। आप ट्राई पूरी कर सकते हो कि लीगल ड्राफ्टिंग वैसी करवाओ कि मेजोरिटी केस में पावर आपके पास में रहे, उसका मिसयूज ना हो सके, लेकिन फिर भी 1% चांस तो रहेगा। अगर आप अपने बिहाफ पे अपना काम करने की अथॉरिटी किसी को दे रहे हो, तो फिर वो काम कैसे करेगा उसमें उसका भी तो कॉल रहने ही वाला है। तो ये रिस्क फैक्टर हो सकता है ऑब्वियसली, तो हमें बहुत सोच समझ के ऐसी अथॉरिटी किसी को देनी चाहिए। तो ये इतना इजीली पास ऑन नहीं करना चाहिए, वो खास ध्यान रखना, क्योंकि ह्यूमन एंगल आएगा ना उसमें, तो कहीं ना कहीं आपके साथ ऐसे फ्रॉड हो सकते हैं कि यार फिर इसने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, तो फिर आप कंप्लेंट नहीं कर पाओगे, आप ही ने उसको पावर दिया है ना, तो उसमें कुछ नहीं हो पाएगा फिर। ऑक्शन, ये तो आपको टर्म पता है, ऑक्शन करना, ठीक है, किसी चीज़ को बोली लगाते हैं ना, फिर ठीक ऑक्शन होती है, तो फिर उसके बाद सेल करना, जो भी हाईएस्ट प्राइस पे करेगा वैसे, तो बिड करना बोलते हैं उसको। फिर ऑडिटिंग, अकाउंट्स को चेक करना, वेरीफाई करना सब कुछ करेक्ट है या नहीं, सिंपल टर्म। बैड डेट्स आपने पढ़े हुए हैं अकाउंटिंग में। बेल के बारे में कुछ सुना है, ठीक है, वो पुलिस कस्टडी में आपको रहना नहीं पड़ेगा, जमानत देना, दैट इज अ बेल। तो उसके लिए कुछ पैसे पे करने पड़ते हैं और एक गारंटर लाना पड़ता है, तभी आपको घर जाने देंगे। बैलेंस शीट आप जानते हो, बैंक अकाउंट आपको पता है, बैंक रेट भी आपको आइडिया होगा, लेंडिंग बोरोइंग का रेट, बैंक स्टेटमेंट, बैंक्रप्सी, असेट्स कम है लायबिलिटी ज़्यादा है, बुक वैल्यू, बैलेंस शीट में जिस वैल्यू पे असेट्स दिख रही है, बुक कीपिंग मतलब आप किस तरीके से अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हो, सिंगल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है, कैश बेसिस, अक्रूवल बेसिस, मर्केंटाइल बेसिस, ये सब चीज़ें होती हैं। चेक बाउंस होना, ये भी आपको आइडिया है, बैलेंस नहीं है अकाउंट में, चेक भर दिया, बाउंस हो सकता है, सिग्नेचर मिसमैच हो रहा है, ओवर राइटिंग हो रही है, सब रीजंस हो सकते हैं। एक होता है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब वो पॉइंट जहाँ पे आपका नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन आ जाए कि आपने इतने रुपए का सामान तो बेच दिया कि सारा खर्चा निकल गया, बट हाथ में कुछ बचा नहीं। अब आगे सेल होगा तो प्रॉफिट कमाओगे, नहीं तो फिर वो ब्रेक इवन माना जाएगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, और इसके बाद लास्ट में बाई सेल अग्रीमेंट, ये तो सिंपल हो गया ना, कोई भी ट्रांजेक्शन बाई सेल अग्रीमेंट में कुछ खरीद रहे हैं कुछ बेच रहे हैं वैसी चीज़ें हो सकती है। तो ये टर्म यहाँ पे कंप्लीट, तो यहाँ तक रखते हैं 49 तक, अल्फ़ाबेटिकली चल रहा है ना। नेक्स्ट अपने कल कंटिन्यू करते हैं, जितने टर्म्स दिख रहे हैं उतने हैं नहीं, काफ़ी सिंपल है, 3-4 दिन में तो आराम से हो जाएंगे, उससे जल्दी हो जाएंगे, टेंशन नहीं।